सुजस अकेडमी अलवर पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों की विशेष डिमांड थी कि पटवार भर्ती परीक्षा के संबंध में जो सिलेबस डाला गया है बोर्ड की तरफ से वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि उस सिलेबस में जो शब्द दिए गए हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक विशेष पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पढ़ना क्या है। जैसे राजस्थान में ज्योग्राफी शब्द डाला गया है, लेकिन जैसे ही सिलेबस को डिवाइड किया गया है तो वहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी का एक भी टॉपिक नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं राजस्थान के में जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा ली जा रही है उसके बारे में आपको विशेष रूप से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2019 की चयन प्रक्रिया को। दोस्तों, इस भर्ती परीक्षा में एक ही परीक्षा केवल होने वाली है आपकी, और वो जो परीक्षा होगी उसमें आपके 150 प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि कुल परीक्षा जो है वो 300 अंक की होने वाली है। और परीक्षा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है आपके 3 घंटे, यानी कि 150 प्रश्न आपको 180 मिनट में हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको लगभग कह सकता हूँ मैं 40-45 सेकंड के आसपास आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कितना होने वाला है। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ देख रहे हैं 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपको पता ही है 2 अंक का है, और जब आप एक प्रश्न गलत करोगे तो 0.66 जो है अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब दोस्तों हम एक बार इसको सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि जो सबसे पहले भारतीय सामान्य ज्ञान जो है आपके, इसके अलावा इसमें जो जनरल साइंस है और आपके करंट अफेयर्स है, इसके दोस्तों 38 प्रश्न आपके आने वाले हैं जो कुल 76 अंक के होंगे। ठीक है, दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि जिसमें राजस्थान जीके जिसको हम बोलते हैं, इसके आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं जो 60 अंक के होंगे। इसी क्रम में हिंदी और अंग्रेजी, इनके 22 प्रश्न आने वाले हैं जो 44 अंक के होंगे। और गणित व रीजनिंग, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग, इसके आपके 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 90 अंक के आपके होने हैं। कंप्यूटर जो है उसके 15 प्रश्न आने वाले हैं जो 30 अंक के होंगे। यानी कि इस बार आपको भारतीय जीके मिलेगी, विज्ञान भी मिलेगी, करंट अफेयर आएगी ही, राजस्थान जीके कंप्लीट होगी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके जोड़ दिए गए। इससे पहले जो परीक्षा होती थी उसमें केवल 4 ही सब्जेक्ट आते थे, राजस्थान जीके आती थी, हिंदी आती थी, गणित और कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आते थे, लेकिन अब की बार सिलेबस को, पैटर्न को बदला गया है और इसको बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है वो ये है कि 136 अंक का जो है वो आपके आने वाली है जीके, नेशनल और राजस्थान दोनों मिलाकर 76 और 60, 136 अंक की क्या हो जाएगी आपकी जीके हो जाती है। ठीक है, गणित और रीजनिंग कितने की आ रही है? 90 अंक की, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा वेटेज है वो है जीके का और गणित व रीजनिंग का। उसके बाद जो वेटेज आता है वो दोस्तों आता है आपके हिंदी और अंग्रेजी का और कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाठ्य जो सिलेबस है आपका, उसमें जो पाठ्य बिंदु हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो कन्फ्यूज हैं वो इनको लेकर नहीं है। अंक विश्लेषण तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज हैं बच्चे वो किसको लेकर हैं? तो वो है पाठ्य बिंदुओं को लेकर। ठीक है, क्योंकि वो जो टॉपिक हैं उनके टॉपिकों के एक एक जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं किया गया है, उनको मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो दोस्तों हम बात करेंगे आपके नेशनल जीके के लिए। तो पहला जो पॉइंट डाला गया है ये पहले पार्ट के लिए है, जहाँ से आपके 38 प्रश्न आने वाले हैं और टोटल वो 76 अंक के होंगे। ठीक है, इनमें जो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, पहले पॉइंट के अंदर सब पॉइंट जो है वो ये है कि विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ये टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखना कि जो
कंप्लीट केमिस्ट्री है वो इसमें शामिल हो जाती है। विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान में आपके कंप्लीट केमिस्ट्री शामिल हो जाती है। और फिजिक्स के भी कुछ आपके पार्ट्स इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे जड़त्व का नियम जो दैनिक जीवन में आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। न्यूटन के नियम जो हैं पूरे के पूरे वो आ ही जाते हैं इसमें। गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है वो भी आपके इसमें काम आता है। इस तरह के कुछ जो फिजिक्स की जो जनरल फिजिक्स है वो आपके यहाँ पे आएगी आपके। इसी क्रम में जो मानव शरीर आपका यहाँ पे दिया गया है, तो मानव शरीर से मतलब है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, और आपके तंत्रिका तंत्र, यानी कि मानव शरीर में इसके अलावा कंकाल तंत्र भी शामिल कर लेंगे हम। तो मानव शरीर में आपके जो जितने भी तंत्र हैं वो आपके शामिल हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आहार एवं पोषण। तो यानी कि यहाँ पे आपके पाचन तंत्र तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको क्या क्या खाना चाहिए, यानी कि जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आपके आहारी रेशे, विटामिन और खनिज तत्व जो हैं वो इसमें आपके शामिल होंगे, यानी कि ये सब आपको पढ़ने ही हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है स्वास्थ्य देखभाल। तो स्वास्थ्य देखभाल में दोस्तों क्या है कि आपके रोग, ठीक है, रोगों से कैसे बचना चाहिए, आपके रक्त भी इसी में शामिल हो जाएगा दोस्तों। स्वास्थ्य और मानव शरीर के अंदर रक्त पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं, तो ये आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि जो विज्ञान आपका दिया गया है इसमें लगभग जो है जनरल साइंस जितनी भी है पूरी की पूरी वो इसमें आपके परीक्षा में आने वाली है। ऐसे नहीं कि ये टॉपिक आपको किसी बुक में मिल जाए और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि कंप्लीट आपको जनरल साइंस इसमें आपको पढ़नी है। इसी क्रम में जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो दूसरा पॉइंट है आपके प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। और ये जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसमें आप कोष्टक में डाला हुआ है 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, ठीक है। तो यानी कि आपको ये चीज़ तो याद रखनी है कि जो आधुनिक भारत है वो तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आधुनिक भारत जो है यानी कि अंग्रेज भारत आए, और भारत आने के बाद अंग्रेज़ों के जो भी युद्ध हुए हमारे देश में, इसके अलावा 1857 की क्रांति हुई, इसके अलावा जितने भी कांग्रेस का गठन और हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो समस्त इसमें आपके 18वीं ऐतिहासिक जो है घटना है उनमें आपके शामिल हो जाएंगे। अब जो समस्या है बच्चों के सामने वो है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ा जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो है मौर्य काल, ठीक है, आपके गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसके अलावा आपके जो विदेशी आक्रमणकारियों के जो भारत पर आक्रमण हुए थे जिनमें प्रमुख थे ईरानी, यूनानी, शक, हूण, कुषाण, और उसके बाद जो अरब आक्रमणकारियों के हमारे यहाँ आक्रमण हुए उनको आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और उस समय भारत में किस तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ और क्या प्रोसेस चल रहा था वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसी क्रम में आगे हम बात करें तो आता है आपके भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें संवैधानिक विकास, जो मैं आपको लगातार वीडियो जिसकी डाल ही रहा हूँ संवैधानिक विकास की, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान जो पूरा है और राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ये कंप्लीट उसी में आपके शामिल हो जाएगा। ये आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी चैनल पर। इसी तरह आगे भारत की भौगोलिक विशेषताओं में जो आपको ये दिया गया है कि तो बहुत भौगोलिक विशेषताएँ, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ याद रखना कि ये जो टॉपिक दिया गया है तो भारत की भौगोलिक विशेषताओं में आपको याद रखना है कि कंप्लीट जो भारत का स्थिति विस्तार है वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद आपको भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो आपको पढ़ने हैं। भौतिक प्रदेशों के बाद भारत में जो नदियाँ हैं, भारत में जो झीलें हैं, भारत में जो सिंचाई परियोजनाएँ हैं और भारत में जो अभयारण्य हैं दोस्तों, वो आपको कंप्लीट इसमें पढ़ लेने हैं। खनिज आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो भौगोलिक विशेषताओं में शामिल नहीं होते हैं। दूसरा जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन है, इसमें आपका कंप्लीट जो इकोलॉजी है वो आपको पढ़नी है, और जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो आप कंप्लीट आपको इसमें पढ़नी है। तो इकोलॉजी भी इसमें शामिल हो जाएगी, जैसे आप पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड वगैरह, वो सारे इसमें आपके इंक्लूड होने हैं। इसी क्रम में आगे जो आपके आना है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, यानी कि जो भारत में जो भी करंट में चल रहा है, तो पिछले 4 से 5 महीने का आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम आप 6 महीने का पढ़ सकते हो, उससे पुराना इसमें नहीं आता है। तो आपको जो करंट अफेयर्स है वो नेशनल पढ़नी है, ठीक है, राष्ट्रीय पढ़नी है। उसमें राजस्थान की करंट अफेयर पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, लेकिन वर्ल्ड वाली करंट अफेयर पर फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है।
इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो आगे आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान में दोस्तों आप देख रहे हैं कि राजस्थान से जुड़ी हुई आपके कह सकते हैं भूगोल, राजस्थान से जुड़ा हुआ इतिहास और राजस्थान से जुड़ा हुआ कला, संस्कृति और संविधान। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले ज्योग्राफी जो शब्द डाला गया है, यहाँ पे कहीं भी आप इसमें पूरे में देख रहे हैं तो कहीं भी आपको ज्योग्राफी का एक भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है। तो बच्चों के सामने समस्या है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़े जाएं ज्योग्राफी में। तो दोस्तों ज्योग्राफी में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है स्थिति विस्तार। उसके बाद दूसरा आपको भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं। तीसरा आपको राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को पढ़ना है। चौथा आपको राजस्थान की नदियों को, फिर राजस्थान की आपको झीलों को पढ़ना है, फिर राजस्थान के अभयारण्यों को आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7वें नंबर पे आप इसमें राजस्थान में पर्यटन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक तो आपको कम से कम पढ़ने हैं। जो टॉपिक मैं दोस्तों बोलते जा रहा हूँ आप उनको लगातार अपनी कॉपी में लिखते चलें, जिससे कि आपको पढ़ने में फिर बाद में दिक्कत नहीं हो। इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो आता है हिस्ट्री। तो दोस्तों हिस्ट्री के टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं कि हिस्ट्री में आपको यहाँ टॉपिक दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण। ठीक है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये 2 टॉपिक आपको हिस्ट्री में डाले गए हैं इन्होंने। तो स्वतंत्रता आंदोलन से मतलब है दोस्तों कि हमारे 1857 की क्रांति हुई, इसके अलावा और कौन कौन से आंदोलन यहाँ पे हुए। ठीक है, जन जागरण का मतलब है कि प्रजामंडल का गठन किस प्रकार हुआ और लोगों में किस तरह से जन जागृति लोगों ने फैलाई और कौन कौन लोग थे जिन्होंने जन जागृति फैलाने का काम किया। इसी क्रम में जो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये भी हिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो राजस्थान के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो युद्ध जितने भी हुए वो सारे युद्ध आपको याद रखने हैं। ठीक है, उन सबको आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई महान शासक जैसे कि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राम मालदेव, ठीक है, राजा मान सिंह, इस तरह के जो लोग हैं, व्यक्तित्व हैं हमारे यहाँ के, वो एक तरह से व्यक्तित्व और आपके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में भी ये शामिल होंगे। जैसे आप मतीरे की राड़ पढ़ते हो, ठीक है, जैसे गंगवाना का युद्ध पढ़ते हो, तो ये ऐसे इस तरह के टॉपिक, या जैसे हुरडा सम्मेलन, ठीक है, या फिर मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं ने क्या क्या किया, तो वो सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में आपके ये आने वाले हैं। इसी क्रम में यदि हम राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की कला संस्कृति में आप देख रहे हैं मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएँ, लोक चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प एवं स्थापत्य, इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, आपके राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, यानी कि आपकी जो कल्चर है ये तो पूरी इन्होंने स्पष्ट कर दी है, इनका डिवाइडेशन इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो इसमें जो टॉपिक कल्चर के डले हुए हैं वो सभी टॉपिक आपको यहाँ पे कर लेने हैं। इसी क्रम में यदि हम आगे दोस्तों बात करते हैं तो राजस्थान में पॉलिटी के लिए राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके अलावा जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। इन सब पे मैं अभी आपको वीडियो डाल दूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियोज। तो ये टॉपिक्स आपके पॉलिटी में राजस्थान की में आने वाले हैं। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो दोस्तों हैं, इसमें आपके हिंदी में आप देख ही रहे हैं संधि और संधि विच्छेद, इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय हो जाते हैं, इधर आपके समास हो जाते हैं, शब्द युग्म हो जाते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये आपके इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा भी इसमें हिंदी के कुछ टॉपिक हैं, और ये टॉपिक कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो ध्यान से आप एक बार देख लें। ये टॉपिक हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली या इसको प्रशासनिक शब्दावली भी कह देते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको आपको हिंदी करना होता है, या हिंदी में कुछ वर्ड्स आएंगे उनकी इंग्लिश आपको सेलेक्ट करनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये आपके यहाँ से आने वाले हैं। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जनरल इंग्लिश में आप देख रहे हैं कॉम्प्रहेंशन एंड अनसीन पैसेजेज आ रहे हैं, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स एंड करेक्ट यूजेज आ रहे हैं, इसके अलावा सिनोम्स और एंटीनोम्स आ रहे हैं, फ्रेजेज एंड इडम्स। तो ये आपके जनरल इंग्लिश में टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों
आपके मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो मैथ्स रीजनिंग में आप आसानी से यहाँ देख पा रहे हैं कि मेकिंग सीरीज एंड एनोलॉजी आपके रीजनिंग का टॉपिक है। फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस और क्लासिफिकेशन, यह भी आपके रीजनिंग का टॉपिक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ये सारे दोस्तों चल रहे हैं जो रीजनिंग के ही हैं। नंबर रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इंटरेस्टिंग द मिसिंग करेक्टर नंबर, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर नंबर। इसके अलावा ये अब मैथ के टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एवरेज रेशियो, ठीक है। इसके बाद जो आता है, ये आता है दोस्तों एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। पहले वॉल्यूम नहीं था, केवल एरिया था, इस बार इसमें वॉल्यूम जोड़ दिया है, ठीक है। कुछ एक टॉपिक हटा भी दिए मैथ्स में जो पहले वाले सिलेबस से अलग हैं, तो आपको पहला वाला सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कहीं पहला वाला डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड करके और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें डिटेल्ड है लेकिन सिलेबस एक बार चेंज हुआ है, ध्यान रखना। इसके अलावा परसेंटेज आपके आने वाला है मैथ्स में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड। दोस्तों यूनिटरी मेथड कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखना। इसको आपको भले से मत पढ़ना, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का ऐसा है जैसे आपने मान लो 5 पेन जो है वो आपने 20 रुपये के ख़रीदे, तो आप 3 पेन कितने के ख़रीदोगे, इस तरह का क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिटरी मेथड में आपके आते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके मैथ्स में आने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों हम कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर में आप देख पा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, इसका परिचय, सामान्य परिचय जो है आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम को जानना है आपको, रोम को जानना है, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध जो है वो आपको बताना है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस पे है वो मुख्य रूप से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आएंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। एक्सेस से नहीं आते हैं, ठीक है। एक्सेस जो है ना, ACCESS, उससे यहाँ पे MS ऑफिस में वो जो है MS एक्सेस, उससे प्रश्न नहीं आता है, ध्यान रखना। तो ये आपके कंप्यूटर में आने वाला है। तो इस तरह का आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। तो यहाँ आप आसानी से देख पा रहे हैं ये जो पूरा सिलेबस है, आपने एक बार इसको रीड करना है, पूरे रीड को। और रीड करने के बाद आपको क्या करना है कि एक टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करनी है आपको, ठीक है। अब वो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप, तो उसमें आप या फिर ऐसे कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप कोई बुक है तो उस बुक से कर लीजिए, या आपकी बुक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप हैं तो वो कर लियो, और 1-2 टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर ही लेना। और वहाँ से आप कुछ प्रयास करते रहना लगातार, जिससे कि आपका जो है लगातार क्रम से कह सकता हूँ मैं अभ्यास बना रहे, क्योंकि अगर अभ्यास आपका नहीं रहा तो मुझे लगता है कि आपको परेशानी बाद में परीक्षाओं में हो जाएगी। और अभी आपके पेपर की कोई डेट फिक्स हो नहीं रही है। जैसे ही कोरोना का पीरियड थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, कोरोना ढीला हो जाएगा, तो उसके बाद ये मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर दिसंबर तक आपके पेपर की कोई ना कोई डेट आ जाएगी। तो दोस्तों इस पेपर में जो सिलेक्शन लेने का जो कह सकते हैं माध्यम बनेगा, वो माध्यम ये सिलेबस को बार रीड करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ही करेगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि अगर मेरे पास 5 घंटे हैं तो मैं 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पहनी करूँगा और 2 घंटे पेड़ को काटूँगा। उसका आशय है कि सिलेबस जो है वो मुख्य चीज़ होती है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि प्रश्न जो होंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपकी फिर भी कोई समस्या शेष हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।